सोचिए जरा, ये जो बेस 10 न्यूमरल सिस्टम हम रोज यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, या फिर चेस का खेल, आखिर इनकी शुरुआत कहां से हुई थी? इन दोनों सवालों का जवाब एक 1500 साल पुरानी क्लासिकल इंडियन सुपर पावर में छिपा है। और आज की इस चर्चा में हम उसी शक्तिशाली साम्राज्य की अमेजिंग कहानी पर गौर करने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम सोर्स मटेरियल्स की मदद से इतिहास के सबसे फैसिनेटिंग हिस्सों को समझते हैं। आज का हमारा फोकस है द गुप्ता एम्पायर। सच कहूं तो यह प्राचीन इतिहास के सबसे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध युगों में से एक था। हम इस साम्राज्य के उदय, पतन और एक ऐसी लेगेसी की बात करेंगे जो लिटरली आज तक हमारी जिंदगियों में गूंज रही है। तो इस पूरे टॉपिक को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, गुप्त साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा, उनके स्वर्ण युग का चरम। तीसरा, आक्रमण और पतन। और चौथा, एक लास्टिंग ग्लोबल लेगेसी। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, साम्राज्य का निर्माण। मगधा से लेकर एक सबकॉन्टिनेंटल सुपर पावर बनने तक का सफर। 3री शताब्दी सीई के आसपास गुप्ता साम्राज्य की नींव मगधा क्षेत्र में रखी गई, जो बेसिकली आज का बिहार और उसके आसपास का इलाका है। महाराजा श्री गुप्ता इस वंश के पहले शासक थे जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य का बीज बोया था। यहां डेट्स में ज्यादा ना उलझते हुए एक पैटर्न समझना जरूरी है। यहां शासकों की एक ऐसी लगातार श्रृंखला आई जिसने इस एम्पायर को तेजी से आगे बढ़ाया। 319 सी में चंद्रगुप्ता प्रथम आए, जिन्होंने खुद को महाराजा धीराजा बुलवाया। फिर 335 सी में समुद्रगुप्ता ने टेरिटरीज को मैसिवली एक्सपैंड किया। उसके बाद आए चंद्रगुप्ता द्वितीय और फाइनली 455 सी में स्कंदगुप्ता। लगातार इतने पावरफुल और महत्वाकांक्षी लीडर्स के होने की वजह से ही ये छोटा सा रीजन देखते ही देखते एक सुपर पावर बन गया। लेकिन उन्होंने ये विस्तार किया कैसे? What's really interesting here is कि गुप्ता शासकों ने ट्रेडिशनल युद्ध के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने हेवी कैवलरी, हेवी स्वॉर्ड कैवलरी और खासकर हॉर्स आर्चर्स यानी घुड़सवार तीरंदाजों का जमकर इस्तेमाल किया, और साथ ही सीज इंजन्स जैसी नई मिलिट्री इनोवेशंस को भी अपनाया। हालांकि ट्रेडिशनल वॉर एलिफेंट्स थे, पर मेन फोकस अब नई टैक्टिक्स पर था, और यही मिलिट्री अपग्रेड उनके दुश्मनों के खिलाफ एक रियल गेम चेंजर साबित हुआ। और इन नई तकनीकों का अल्टीमेट नतीजा क्या था? 21 ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। कवि कालिदासा के मुताबिक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सैन्य मुहिमों के दौरान करीब 21 राज्यों को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था। सबकॉन्टिनेंट के अंदर और बाहर के कबीलों तक को हराया गया। ये असाधारण मिलिट्री माइट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। दूसरा भाग, स्वर्ण युग का चरम। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल तक आते आते एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। साम्राज्य का ध्यान अब लगातार युद्ध से हटकर घरेलू समाज, शांति और सांस्कृतिक उन्नति पर केंद्रित हो गया था। इस बदलाव को समझने के लिए इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये लिखा है फाहियान ने, जो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे और जिन्होंने इस दौर में भारत का दौरा किया था। वो लिखते हैं कि राजा बिना किसी को मृत्युदंड या शारीरिक दंड दिए शासन करते हैं और अपराधियों पर सिर्फ स्थिति के हिसाब से फाइन्स लगाए जाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो भारी भरकम क्रूर मिलिट्री मशीनरी जिससे एम्पायर बना, और दूसरी तरफ सोसाइटी में ऐसी शांति जहां सजा के नाम पर बस जुर्माना भरना पड़ता था। ये इफेक्टिवली दिखाता है कि उस वक्त जनता कितनी मुक्त और खुशहाल थी। लेकिन इतिहास में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इस गोल्डन एज की डिबेट को न्यूट्रली समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ एब्सोल्युटली संस्कृत साहित्य, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, आर्ट्स और साइंस ने ऐसी ऊंचाइयां छुई जो अभूतपूर्व थीं। लेकिन दूसरी ही तरफ मॉडर्न हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि इसी वैभव के दौर में समाज में जाति भेद और स्ट्रिक्ट एंडोगैमी यानी सगोत्र विवाह की प्रथा बहुत रिजिडली एंट्रेंच हो गई थी। तो एक पक्ष सांस्कृतिक शिखरों पर था और दूसरा सामाजिक पाबंदियों के बोझ तले। ये दोनों ही उस दौर की सच्चाई हैं। तीसरा भाग, आक्रमण और पतन। 5वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से तक आते आते इस महान साम्राज्य की अभेद्य दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। इस कोलैप्स का एक पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पुष्यमित्रास और केदारीट वॉर्स ने एम्पायर को उलझाया और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बुरी तरह निचोड़ लिया। फिर 500 सीई आते आते एल्चन हुन्स ने उत्तर पश्चिमी सुरक्षा को फाइनली भेद दिया। इन हुन्स के आने से इंडो रोमन व्यापार और ट्रेड रूट्स पूरी तरह डिस्टरप्ट हो गए, जिन पर इस एम्पायर की इकोनॉमी एक्चुअली टिकी हुई थी। और आखिर में पैसों और सॉलिड लीडरशिप की कमी के कारण ये विशाल साम्राज्य छोटे छोटी रीजनल किंगडम्स में बिखर गया। और इन आक्रमणों का नुकसान सिर्फ जमीन खोने तक ही सीमित नहीं था।
बहुत ही दुखद बात यह हुई कि हुण आक्रमणों की वजह से तक्षशिला जैसे महान शिक्षा के केंद्र तबाह कर दिए गए, बौद्ध मठों को उजाड़ दिया गया और जो शहरी संस्कृति इतनी मेहनत से डेवलप हुई थी वो रिग्रेस कर गई। एजुकेशन और अर्बन कल्चर को लगा ये झटका सदियों तक पूरा नहीं हो पाया। चौथा भाग, अ लास्टिंग ग्लोबल लेगेसी। साम्राज्य का राजनीतिक पतन भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। सिर्फ इन इंजीनियरिंग और मेडिकल कमालों को ही ले लीजिए। द सुश्रुता संहिता आयुर्वेदा का एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें सर्जरी के ऐसे इनोवेटिव चैप्टर्स हैं जो बेसिकली आज के प्लास्टिक सर्जरी का बेस माने जाते हैं। फिर द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो इतनी बारिश और मौसम झेलने के बाद भी सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, ये इनकी एडवांस्ड मेटलर्जी का सॉलिड प्रूफ है। और द कॉटन जिन, अजंता केव्स की पेंटिंग साफ दिखाती हैं कि रुई साफ करने वाली सिंगल रोलर मशीन तभी इन्वेंट हो चुकी थी। वो लोग अपने समय से वाकई कितना आगे थे। और इस ब्रिलियंस की सबसे बड़ी मिसाल है महान स्कॉलर आर्यभट्टा। उन्होंने मैथमेटिक्स में ना सिर्फ एक प्रॉपर प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप किया, बल्कि पाई की वैल्यू को लगभग 4 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल सटीक कैलकुलेट भी किया। यह साफ दर्शाता है कि उस एम्पायर का सपोर्ट इंडिविजुअल जीनियस के लिए कितना स्ट्रांग था। लोग सिर्फ दुनिया जीतने में नहीं बल्कि यूनिवर्स को समझने में भी लगे थे। अब जरा एक आंकड़े पर गौर करते हैं, 24,835। ये क्या है? ये माइल्स में आर्यभट्टा द्वारा की गई हमारे स्फेरिकल अर्थ की सरकमफेरेंस यानी परिधि की कैलकुलेशन है, बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप, बिना किसी स्पेस सैटेलाइट के। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक मेजरमेंट्स के हिसाब से भी ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सटीक बैठता है। ये उनकी वैज्ञानिक सोच का लेवल था। और साइंस के अलावा हमारे रोजमर्रा के खेल कूद पर भी इनका गहरा प्रभाव है। चतुरंगा, जिसका अनुवाद है सेना के 4 हिस्से, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, 6वीं शताब्दी में इन्वेंट हुआ। यह मिलिट्री स्ट्रैटेजी गेम ही मॉडर्न चेस का डायरेक्ट पूर्वज है। तो रियलिस्टिकली जब भी आज हम चेस बोर्ड पर कोई चाल चलते हैं तो अनजाने में ही सही हम उसी गुप्ता एरा के टैक्टिशियंस को एक ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, हमारी आधुनिक साइंस, मैथमेटिक्स और यहां तक कि हमारे खेलने के तरीकों का कितना बड़ा हिस्सा एक 1500 साल पुराने साम्राज्य की फाउंडेशन पर कंप्लीटली टिका हुआ है। भले ही सदियों पहले उनकी किलाबंदी टूट गई हो, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी हमारे स्पेस स्टेशन से लेकर हमारे चेस बोर्ड्स तक आबाद है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।